पेज नंबर कौन सा बोला तुमने? 3.33। एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंडीशन वाला नहीं। 3.0, 3.31, 3.32, 3.33 ये जहां पर 2 पॉइंट बचे हुए थे, है ना? कंडीशन एज टू मर्चेंटिलिटी, यही है। चलो शुरू करते हैं काम पे। देखो ध्यान से देखो उसको, ठीक है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर वो बात लिखी हुई है, वहां पे क्या कहता है कि वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स को आप कैसे खरीदोगे? बाय डिस्क्रिप्शन खरीदोगे किसी सेलर से जो उन गुड्स को डील करता है उसी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? मतलब अगर आप गुड्स को डिस्क्रिप्शन से खरीदना चाहते हैं और जिस सेलर के साथ आप जिस सेलर के पास आप गए हैं वो सिर्फ उन्हीं गुड्स को डील करता है, इसके अलावा किसी गुड्स में डील ही नहीं करता, ठीक है? चाहे मैन्युफैक्चर करे नहीं करे, लेकिन डील करता है। डील कैसे कर सकता है? या तो बेच रहा होगा या उनका एजेंट होगा, बिकवाने वाला आदमी होगा, ठीक है? ऐसा कुछ है। तो फिर उस पर एक इम्प्लाइड कंडीशन लगी हुई है कि ये गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये गुड्स मुझे चाहिए और उस गुड्स का मैं आपको क्या दे रहा हूं? एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और आप उन्हीं गुड्स को बेचते हो, जिस डिस्क्रिप्शन के गुड्स मैं आपको बता रहा हूं आप उन्हीं को बेचते हो। तो जब आप मुझे गुड्स को दोगे, जब आप मुझे गुड्स बेचोगे, तो वो मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसका मतलब आगे बेचने लायक स्थिति में हो, ठीक है? आगे पॉइंट क्या आता है कि 2 रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन की। पहला, गुड को कैसे खरीदना होगा? डिस्क्रिप्शन में, और सेलर उन्हीं डिस्क्रिप्शन में क्या करता होगा? डील करता होगा। मतलब कि जो गुड्स मैं मांग रहा हूं उसका अगर मैं कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं तो जो सेलर है वो उन्हीं गुड्स को बेचता हो जिनका डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूं, ठीक है? अगर ऐसा करता है तो फिर उस पे इम्प्लाइड कंडीशन है कि ये जो गुड्स हैं ये गुड्स कैसे होंगे? मर्चेंटेबल क्वालिटी के होंगे, यानी कि आगे बेचने लायक स्थिति में होंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, अगर बायर एग्जामिन करता है गुड्स को तो फिर कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने गुड्स को देख लिया तो फिर आपके ऊपर आ जाती है बात कि आपको बिवेयर होना पड़ेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा कि गुड्स आपके मतलब के हों, ठीक है? आपने चेक नहीं किया तो उसकी तरफ से मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी रहेगी, ठीक है? लेकिन कब? जब वो उन्हीं गुड्स को बेचता हो जिनमें वो डील कर रहा है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं? उन्हीं गुड्स को बेचता हो जिनका डिस्क्रिप्शन आपने उन्हें दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन आपने कुछ और दिया है और वो किसी और तरीके के गुड्स में डील करता है तो फिर मर्चेंटेबल क्वालिटी के हों ये कंफर्म नहीं होगा। मर्चेंटेबल क्वालिटी आने के लिए हमें 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहला, गुड्स को खरीदा जाएगा बाय डिस्क्रिप्शन। सेलर जो होगा वो डीलर होगा उन गुड्स का जिनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहां पर इतनी बात रहती है तो सेलर पर कंडीशन लगी हुई है इंप्लाइड की वो जो गुड्स आपको बेचेगा वो इंप्लाइड कंडीशन का होना चाहिए। बट अगर यहां पर गुड्स को बायर एग्जामिन कर ले तो सेलर के ऊपर से इंप्लाइड कंडीशन अपने आप ही क्या हो जाएगी? हट जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो डिफेक्ट है, देखो लिखा होगा एज रिगार्ड डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन ought टू हैव रिवील्ड। मतलब कि अगर कोई डिफेक्ट है वो डिफेक्ट क्या जाए? पकड़ में आ सके, ठीक है? वो डिफेक्ट को एग्जामिन करना कराया आपने और वो डिफेक्ट आपको वहां पर नजर आ गया है। अगर आपको डिफेक्ट नजर आ रहा है और आप एग्जामिन कर लेते हैं तो मर्केंटेबल क्वालिटी की जो कंडीशन सेलर के ऊपर है वो सेलर के ऊपर नहीं रहेगी। इसका मतलब सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है? सेलर की जिम्मेदारी तभी तक है जब तक गुड्स को आप चेक नहीं कर रहे हैं, और आप चेक कर रहे हैं ये तो लॉ कहता है कि आपको क्या करना पड़ता है? रीजनेबल इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो जब आपने रीजनेबल इंक्वायरी करी, आपको डिफेक्ट्स मिल गए और वो डिफेक्ट्स रिवील हो गए तो फिर कोई इंप्लाइड कंडीशन सेलर के ऊपर नहीं है। मतलब समझ पा रहे हो चल क्या रहा है? जब डिस्क्रिप्शन के गुड्स को बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो जिस डीलर से खरीदा जा रहा है वो उन्हीं गुड्स को बेचता हो। दूसरी बात, अगर बायर एग्जामिन करता है और एग्जामिन करते वक्त उसको कुछ डिफेक्ट नजर आता है और वो उस डिफेक्ट को कह देता है कि डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट के साथ भी उसे ले जा लेता है,
तो जिम्मेदारी किसकी, बायर की या सेलर की, बायर की, सेलर की नहीं। सेलर की जिम्मेदारी तब है जब ये बिना इंस्पेक्शन के खरीदे, ठीक है, तब सेलर की जिम्मेदारी है, वरना नहीं। अच्छा, एक्सप्रेशन मर्चेंटेबल क्वालिटी किसको बोलते हैं, वो डिफाइन तो कहीं नहीं है, तो डिफाइन सिर्फ इतना है कि उसको आप गुड्स को एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस में एक साधारण आदमी जब गुड्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं मर्चेंटेबल क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, कोई लीगल टाइटल की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो उसे क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। कैसे एक्सेप्ट करता हो, ठीक, कौन, देखो एक ही बता, तुम कभी भी फटी शर्ट एक्सेप्ट करोगे, कभी भी छेद वाली शर्ट एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे ना। तो एक कॉमन मैन जो चीज नहीं करेगा वो क्या नहीं होगी, वो यहां पर भी क्या नहीं होगा, एक आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक आदमी को अगर कोई चीज एक्सेप्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे लाइट दोबारा, अच्छी खासी लाइट आ रही है, चलो। तो एक कॉमन आदमी जैसे किसी गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वैसे ही उसे ही मर्चेंटेबल क्वालिटी का गुड्स नहीं कहते। मतलब मर्चेंटेबल क्वालिटी का गुड्स क्या है, कॉमन आदमी उसको एक्सेप्ट कर ले, बस सीधी बात है, ठीक है। जब मैं आगे किसी को देने जाऊं तो वो कहे हाँ भाई गुड्स है ना। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ पर्सन ऑर्डर मोटर हॉर्न फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न, अब देखो हॉर्न खरीद रहा है और मैन्युफैक्चरर हॉर्न खरीद रहा है, ये डीलर हो गया, है ना। जो आपका सेलर है वो डीलर हो गया किसका, डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स का, और आपने डिस्क्रिप्शन वाला गुड्स खरीद लिया, ठीक है। एंड द हॉर्न सप्लाइड आर स्क्रैच, स्क्रैच लगा हुआ है, डैमेज हो रखा है बैड पैकिंग के कारण, तो क्या उसे वो एक्सेप्ट करे, तो वो कहता है उसे रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि वो मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है। एक और, ए ने ब्लैक वेलवेट क्लॉथ खरीदा है सी से और उसमें उसे व्हाइट एंड्स का क्या मिल गया, डैमेज मिल गया है, क्या ये यहां पर कंडीशन जो है मर्केंटेबिलिटी की वो ब्रोकन हुई है, बिल्कुल हुई है। भाई जब आपने गुड्स खरीदा तो आप यही समझ के खरीद रहे हो ना कि आगे इसको कोई खरीदे, कोई एक्सेप्ट करे तो उसे ले लेगा, है ना। चलो फिर आगे, कंडीशन एज टू होलसमनेस। कंडीशन एज टू होलसमनेस क्या होता है, होलसमनेस का मतलब होता है कि जब आपको गुड्स मिल रहा है तो उस गुड्स के अंदर कोई इन्फेक्शन वाली चीजें या कोई ऐसी चीज ना हो जो मुझे नुकसान पहुंचाए। जैसे एग्जांपल देखो, ए ने सप्लाई किया एफ को दूध और मिल्क कंटेन टाइफाइड जर्म्स, उसके अंदर क्या है, टाइफाइड के जर्म्स हैं। एफ की वाइफ कंज्यूम कर लेती है और इन्फेक्टेड हो जाती है और मर जाती है, क्या यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ फिटनेस हुआ है, हुआ है। तो ए को क्या डैमेज देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, है ना। तो ये सारी बात हो गई, तो क्या एक्सप्रेस वाली ना। अब आता, अब ये तो कंडीशंस हो गई, इम्प्लाइड कंडीशन। अब हम बात करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज की। इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती हैं, वारंटी मैंने आपको बताया था ना, वारंटी एक ऐसी चीज है जहां पर गुड्स का, गुड्स में अगर वारंटी टूट रही है तो क्या वापस होता है गुड्स, नहीं। कंडीशन एसेंशियल है, वारंट एसेंशियल नहीं है, वो सिर्फ क्या है, कोलेट्रल है। कोलेट्रल मतलब होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो हो, यहाँ पे डैमेज मिल जाएगा बस। तो इम्प्लाइड वारंटी आपको मिलेगी चार तरीके की, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, वारंट डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, एंड नंबर चार, वारंट एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। बड़े सिंपल है ये। अनडिस्टर्ब पोजीशन, पोजीशन मतलब कब्जा, अनडिस्टर्ब मतलब कि अगर मैं कोई गुड्स तुमसे ले रहा हूं तो उसका कब्जा मेरे पास है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनना, क्या इसके कब्जे को डिस्टर्ब करेगा कोई आके ये बोलेगा कि सामान मेरा है। जब तुमने टमाटर खरीद लिया, तुम आगे चल दिए, तो कोई दुकान को रोड पे तुम्हें पकड़ के करता है कि टमाटर मेरे हैं, मैंने खरीद लिए थे उस आदमी से, नहीं कहता ना, क्योंकि ये तुम्हारा पहली वारंटी है। जब तुम्हें गुड्स बेचे जाते हैं तो तुम्हें एक वारंटी मिलती है कि जो गुड्स तुम्हें बेचे जा रहे हैं उस पर किसी और का कब्जा नहीं, सिर्फ तुम्हारा कब्जा है और तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा कब्जा डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम्हें कोई तंग आके नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक। अगला पॉइंट, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है गारंटी पे रखना या प्लेज पे रखना या गिरवी रखना। जब तुम्हें कोई गुड्स बेचा जाता है तो तुम ये मान के चलते हो ना कि ये क्या नहीं है, गिरवी नहीं है किसी से। अगर तुम एक सामान लेके निकले और जैसे ही तुम बाहर निकले बैंक वालों ने तुम्हें पकड़ लिया,
कहाँ ले जा रहे हो, ये तो गिरवी है हमारे पास। तो तुम क्या बोलोगे, उससे पूछो जो अंदर बैठा है, क्योंकि जब हमने लिया उसने हमें ये बात नहीं बताई। तो इम्प्लाइड है ये बातें बताने वाली नहीं है, ये इम्प्लाइड है कि आपने जो सामान हमसे खरीदा है उसके ऊपर कोई गिरवी या उधार नहीं लिया गया है। ये सेकंड वाले में आ रही है बात समझ में, ठीक है। थर्ड होता है कि वारंटी हमेशा कैसी होगी, यूजेज ऑफ ट्रेड की, फिटनेस की, क्वालिटी की। मतलब जब मैं किसी गुड्स को लेता हूं तो वो फिट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज लिखी होगी, रिगार्डिंग इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ठीक है। द रूल इज लेट द बायर बिवेयर। रूल क्या है कि बायर को ही देखना पड़ेगा कि गुड्स क्या है, फिट है या नहीं। जब तुम टमाटर खरीदते हो तो टमाटर ऐसे उठा लेते हो, क्या करते हो, देखते हो ना, फिटनेस चेक करते हो ना उसकी, कि तुम उसके हाथ में छोड़ देते हो कि तू भर दे टमाटर 1 किलो, अपने आप ही करते हैं ना हम लोग। ऐसे हम कई सारी चीजों में अपने आप करते हैं, लेकिन भिंडी पे करते हैं इतना, वहां हमें लगता है ना मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा, इसलिए नहीं करते हैं। बीन्स पे नहीं करते, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन हम मशरूम में भी नहीं करेंगे, पैकेट के अंदर बंद है, पैकेट के अंदर बंद है तो हम ये मान लेते हैं कि वो चीज क्या है। जैसे चाय पत्ती के साथ होता है, चाय पत्ती में चेक करते हैं फाड़ के कि भाई दिखा चाय पत्ती है ये नहीं है इसके अंदर, नहीं, हमें मानते हैं कि इसके इम्प्लाइड है ना सारी चीजें। बस वही वो कह रहा है कि कुछ चीजें जो आपको नहीं पता चल पा रही हैं उनको आपने खुद चेक करना है। अगर वो आपको लगते हैं कि फिट एंड फाइन है तो आप ले लीजिए, वरना नहीं। सेलर इज अंडर नो ड्यूटी ऑफ रिवील अनफ्लैटरिंग ट्रूथ अबाउट द गुड सोल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेलर कुछ बताएगा, सेलर कुछ ना बताए। देखिए टमाटर बेचने वाला तो हमेशा बोलेगा टमाटर बहुत सही है, सड़ा भी टमाटर होगा, छेद हो रखा होगा, क्या बोलता है वो कि टमाटर बढ़िया है, ये तो ऊपर ऊपर से हो रखा बस। ले इसका मतलब सेलर के पास कोई ड्यूटी नहीं है, कोई सेलर का कोई दायित्व नहीं है कि वो आपको गुड्स के बारे में ये बताए कि गुड्स अच्छे हैं या बुरे हैं। ये किसकी ड्यूटी है, किसकी राइट है, किसकी लायबिलिटी है, ये हमारी अपनी लायबिलिटी है जब हम खरीद रहे होंगे। पर इस रूल का एक्सेप्शन है, और वो हम पढ़ेंगे केवेट एम्प्टर में, जो ठीक अगला आने वाला है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मैंने तुमको एक लिक्विड दिया और मैंने कहा जाओ इसे ले जाओ घर पे रख लेना और तुम इसे यूज कर लेना, पर मैंने ये नहीं बताया वो लिक्विड है क्या। तुमने सोचा कि ये लिक्विड तेल जैसा दिख रहा है, येलो येलो कलर का है, तुमने उसे हाथ में निकाला, हाथ जल गया तुम्हारा, वो एसिड निकला। इसका मतलब जब सेलर तुम्हें बेच रहा है तो वो तुम्हें ये भी बताएगा कि क्या ये डेंजरस है या नहीं है। तो क्या सरसों के तेल में बताता है डेंजरस है, क्या वो उसमें बताता है, कई चीजों कॉमन चीजों में नहीं बताते ना। लेकिन जब तुम किसी मेडिकल के पास जाते हो, मेडिकल शॉप में, तो वो तो दवाइयों के बारे में बताता है ना कि कब खानी है कब नहीं खानी, क्योंकि वो डेंजरस है ना। वो डेंजरस क्यों है, क्योंकि अगर वो दवाइयां खाई गई साथ में, या जिनको 2 दवाइयों खाने से एक साथ खाने से मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो डेंजरस दवाइयां हैं, है ना। तो आपको डिस्क्लोज तब करेगा जब डेंजरस होगा प्रोडक्ट, जब डेंजरस नहीं होगा तो वो नहीं बताएगा। और अगर वो डेंजरस था फिर भी उसने बेच दिया तो ये ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा और सेलर को डैमेज पे करना पड़ेगा। अब आते हैं केविट केविट एम्प्टर पे। केविट एम्प्टर बहुत ही सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक छोटी सी लाइन समझो, सेक्शन 16 में है ये केविट एम्प्टर। कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ सीधी सी लाइन लिखी है कि देखो फिटनेस और क्वालिटी वाला, जो अभी मैंने बोला था ना, मैं तुमको बोला था ना कि अभी एक ऐसी चीज है जो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। कहाँ पर, केविट एम्प्टर में आएगी। तो यही है वो केविट एम्प्टर। केविट एम्प्टर कहता है कि कोई भी चीज जब बायर खरीदेगा तो इसमें बायर की जिम्मेदारी होगी कि वो ये देखे कि गुड्स परफेक्टली ठीक हैं या नहीं है। अगर उसे ये लगता है कि गुड्स ठीक नहीं है तो वो उन्हें ना खरीदे, और उसे लगता है कि गुड्स अच्छे हैं, परफेक्ट हैं, तो वो उनको क्या कर ले, परचेस कर ले। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, बायर की या सेलर की, बायर की। तो बायर की जिम्मेदारी पर बेचा जा रहा है, इसी को बोलते हैं रूल ऑफ केविट एम्प्टर, यानी कि लेट द बायर बिवियर, यानी कि बायर को ही देखना पड़ेगा कि उसने जो गुड्स खरीदे हैं वो परफेक्टली अच्छे फिट फाइन है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर की ड्यूटी है, सेलर की भी ड्यूटी होती है, लेकिन कहां पर होती है अभी देखते हैं। पहले हम इसकी कंडीशन फुलफिल कर लें। कंडीशन क्या है कि बायर हैड मेड नोन टू द सेलर फॉर द पर्पस ऑफ हिज परचेज। पहले तो भी ये बताए कि खरीद क्यों रहा है भाई तुझसे, है ना। मैं गया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे एक धागा चाहिए,
उसने मुझे रील पकड़ा दी, जो इधर रील होती है धागे की, रील तो पता ही होगी, है ना, और मैं इससे पतंग उड़ा रहा हूँ, क्या उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। तो मुझे अपना पर्पस बताना पड़ेगा ना कि मुझे पतंग उड़ाने वाला धागा चाहिए भैया, तो वो सीधा बोलेगा रील से थोड़ी ना उड़ेगा वो, रील में इतनी मजबूती थोड़ी ना होती है, तो उसके लिए धागा अलग मिलता है। तो पहले अपना पर्पस बताइए, फिर बायर रिलाय करेगा सेलर के स्किल और जजमेंट पर, ठीक है, और सेलर का जो बिजनेस होगा वो उन गुड्स को सप्लाई करने का होगा जिसका डिस्क्रिप्शन उसने उसे दिया है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब बायर की ही जिम्मेदारी है। जैसे यहां पर एक लिखा होगा ए सोल्ड पिग्स टू बी, है ना, ये केस है, पता है, इसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ये हॉब्स का केस था, हॉब्स वर्सेस फर्स्टाइल, ऐसे कुछ नाम था इस केस का। इस केस में क्या हुआ था कि सुअर बेचे गए, अब सुअर थे इन्फेक्टेड, बीमार, उनमें था टाइफाइड, और इसके पास कुछ थे हेल्थी सुअर, किसके पास? बी के पास। तो बी के हेल्थी सुअर के साथ ये सारे सुअर भी मिल गए, और ये सारे के सारे सुअरों ने उसके हेल्थी सुअर को भी क्या कर दिया? बीमार कर दिया। ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई। अब यहां पर आया कि अब ये पहुंचा कोर्ट में, कोर्ट में से कहा कि भाई ये तो मान नहीं रहा है कि इसने मुझे गलत सुअर बेचे। कोर्ट ने कहा कि भाई इट वाज हेल्ड दैट द सेलर हैज वाज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज, सेलर को कोई डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि सुअर अनहेल्दी थे, ये तो तुम्हें देखना चाहिए था कि सुअर हेल्दी है या नहीं है। एक और देखते हैं, ए परचेज अ हॉर्स फ्रॉम बी, ए नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग बट ही डिड नॉट मेंशन द फैक्ट टू बी, ए ने एक घोड़ा खरीदा बी से, और ये क्यों चाहिए था? दौड़ाने के लिए, उस पर राइडिंग करने के लिए, पर ये बात नहीं बताई। और हॉर्स जो था वो राइडिंग के लिए सुटेबल नहीं था, वो सिर्फ क्या करता था? वो सिर्फ घोड़ा गाड़ी खींचने का काम करता था, तो घोड़े को दौड़ना पसंद नहीं था, घोड़े को खींचना पसंद था, ठीक है। अब इन्होंने खरीद लिया, केविएट रूल अप्लाई करता है, और यहां पर ए जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता घोड़े को, और ना ही वो कंपनसेशन मांगेगा, क्योंकि तूने ये बात उसे बताई नहीं। हमने क्या बोला था कि बायर को सेलर को बताना पड़ेगा कि क्या है, मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, पर्पस ही नहीं बताओगे तो फिर ये रूल काम नहीं करेगा। तुम गए, जैसे वो होता है ना, कई बार हम लोग कुछ सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, या हाँ सब्जी लेने गए, तुमने कहा मिर्च दे दो, तुमने नहीं बताया मिर्च किसके लिए चाहिए, उसने तो मिर्च दे दी, तुम घर ले आए, तुम्हारी मम्मी ने कहा इससे थोड़ा बनता है अचार, तो अब तुम गए दोबारा, तुमने कहा मिर्च वाला अचार, मुझे अचार बनाने वाले वो अचार बनाने वाली मिर्च चाहिए थी, तो वो यही तो बोलेगा पहले बताना चाहिए था, वो ये तो बोलते हैं कि पहले वो यही लाइन डाल, यही डायलॉग होता है, पहले बताना चाहिए था तभी तो देते, है ना। तो यही वो कह रहा है कि पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन तो बताइए कि आपको चाहिए किस लिए। अगला आता है कि क्या इसके एक्सेप्शन है? हाँ जी, इसका एक पहला एक्सेप्शन क्या है, मतलब कि जहां पर बायर की जिम्मेदारी नहीं, सेलर की जिम्मेदारी है। अभी तक बायर की जिम्मेदारी है ना कि घोड़ा ठीक है या नहीं है, बताए, घोड़ा किस लिए चाहिए, सुअर ठीक है या नहीं है उसे देखना है, टमाटर ठीक है या नहीं है उसे देखना है ना, ये सब कुछ जिम्मेदारी है ना तुम्हारी, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं जब तुम खरीद रहे हो तो, कि टमाटर ठीक है या नहीं है। अब आ जाओ फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, बायर ने तुमको बता दिया कि मुझे किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, ठीक है, और शो सो एज टू शो दैट ही रिलायज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट, और वो सेलर के स्किल और जजमेंट पर क्या कर रहा है, क्या कर गया है, डिपेंड कर गया है, उस पर रिलाय कर रहा है, भरोसा कर रहा है, और सेलर उन्हीं गुड्स को बेचता है जिसका डिस्क्रिप्शन उसने दिया है। तो अब यहां पर सेलर की जिम्मेदारी है कि वो उन गुड्स को सप्लाई करे, ठीक है। नॉन वेज खाती हो तुम? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो दुकान चलते हैं, मटन वाले की दुकान में, दरवाजा खुला, अंदर गई, तुमने मांगा कीमा, कीमा तुम बनाना जानती हो या वो बनाना जानता है? वो बनाना जानता है, तो किसका स्किल है? सेलर का। तुमने अपना पर्पस बता दिया कि तुम्हें किस लिए चाहिए कीमा, किस लिए चाहिए, पता ही नहीं कीमा चाहिए, क्यों चाहिए नहीं बता, है ना। एक डिश बनती है कीमे से, हलीम, खैर वो बिना कीमे के बन जाती है, लेकिन चलो कीमा ही ले लो, घर में जल्दी बन जाएगी, हलीम बनता है उससे, ठीक है। अब तुम्हें वो बनाने के लिए चाहिए, तुमने कहा भाई हमको तो चाहिए, तो हमको ये हलीम बनाना है, इसके लिए दे दो, जजमेंट तुम्हारा। वो बना रहा है कीमा, और वो बेचता क्या है, मुर्गा बेच रहा है, मटन बेच रहा है, या मछली बेच रहा है, या फिर अंडे बेच रहा है, भला बताओ,
या सब्जी बेच रहा है? बेच मटन ही रहा है ना, तो तुम गए भी उसी के पास हो जो बेचता है, उसी का स्किल और उसका जजमेंट है, और उसी से ही तुम क्या बनवा रहे हो, तुमने डिस्क्रिप्टिव तुमने बता भी दिया तुम्हें किस लिए चाहिए। अब सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, तुम पे या उस पे? उस पे डिपेंड करता है। और अगर उसने ये सही नहीं दिया तो तुम क्या करोगे, मुंह पे मार आओगे उसके कि पैसा दिया और तुमने ये दिया। ठीक है, मान लो उसने का पूरा बनाते बनाते कीमा उसमें हड्डियां डाल दी, तुम घर पहुंचे, अब तुमने उसको मिक्स करने के लिए अपनी मशीन में डाला, थोड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए उसको डाला तुमने अपने उसमें मिक्सर में, और मिक्सर टूट गया क्योंकि उसमें अंदर हड्डी निकली। मिक्सर ने बोला भाई हम तो धनिया वगैरह काटते थे, कहाँ तुमने हड्डी काटने के लिए रख दिया, वही पकड़ेगी, नहीं कटा, टूट गया। डैमेज किसको हुआ, बायर को। तो तुम क्या करोगे अब, ये भी लेके जाओ मशीन, डैमेज हुआ है ना, इसका भी कंपनसेशन वही पे करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तीन कंडीशन को अपने दिमाग के अंदर फिट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा होगा प्रिस्ट वर्सेस लास्ट। एक ड्रैपर है जो हॉट बॉटल खरीदता है रिटेल केमिस्ट से। पी आज द केमिस्ट इफ इट वुड स्टैंड बॉइलिंग वाटर। वो पूछता है उससे कि क्या इसके अंदर उबलता पानी टिक जाएगा। केमिस्ट कहता है ये हॉट वाटर होल्ड करने के लिए। ठीक है, चलो अब ये गया, इसने बॉटल के अंदर हॉट वाटर डाला और बॉटल बस्ट हो गई, फट गई और इंजरी हो गई वाइफ को। क्या केमिस्ट लेवल है डैमेजेस पे करने के लिए? तो पहली बात, क्या केमिस्ट को पर्पस बताया गया था? क्या केमिस्ट को ये भी बताया गया था कि केमिस्ट के स्किल एंड जजमेंट पे हमने रिलाय किया था? क्योंकि अगली लाइन उसने ये बोली थी ना हॉट वाटर रखेगा। तीसरा, क्या केमिस्ट उसी तरीके के डिस्क्रिप्शन पर डील कर रहा था? हाँ, ये ड्रैपर में ये जो हॉट वाटर बॉटल ली गई है ये उसके लिए ली गई होगी, मतलब उसकी वाइफ को कुछ दर्द वगैरह हो रहा होगा तो उसको वहां पे लगाने के लिए चाहिए होगी। चलो जी, तो हमने तीनों कंडीशन पूरी कर ली। अब जिम्मेदारी किसकी थी, केमिस्ट की, हमारी। तो फिर केमिस्ट अगर अब बीवी को नुकसान हुआ है तो फिर कौन पैसा देगा उसका, केमिस्ट देगा। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, बॉम्बे, अच्छा एक बार इस पे ना केस में पता है क्या हुआ था, इस केस में मेन मेन प्रॉब्लम ये आई थी कि उसने बोला कि सर उसने इसने बोला बॉइलिंग वाटर और मैंने इसको बोला हॉट वाटर, तो कोर्ट ने कहा उसने यूज भी तो हॉट वाटर किया था मूर्ख आदमी, उसने कहा बॉइलिंग वाटर यूज किया। उसने हॉट, और तूने कहा हॉट वाटर होल्ड कर लेगी, उसने हॉट वाटर डाला फट गई। अगर तूने बोला होता हॉट वाटर डाल होल्ड कर सकते हो, ये बॉइलिंग डालता तो तेरे ऊपर कोई डैमेज नहीं आता। आ रही है बात समझे सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे ट्रेडिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं, आते हैं। गुड्स परचेज अंडर पेटेंट ऑफ ब्रांड नेम। जब तुम ब्रांड से गुड्स खरीदते हो तो फिर ये तुम्हारे ऊपर होता है या फिर सेलर के ऊपर होता है? सेलर के ऊपर होता है, क्वालिटी को फिट रखना तुम्हारे ऊपर नहीं होता। तुम जब ब्रांड की चीजें खरीदते हो, टाटा टी खरीद लिया, तब टाटा टी अंदर से टाटा टी निकले, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? टाटा वालों की है ना, हमारी थोड़ी ना है। पता लगा फाड़ा निकला नमक, तब क्या करेंगे, वापस जाएंगे, बोलेंगे एक्सचेंज कर इसको। ठीक है, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स को डिस्क्रिप्शन से बेचा जा रहा है तो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर नहीं दिया जा रहा है, सॉरी, हाँ, अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं बेचा जा रहा है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। गुड्स ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी 16(2) क्या था? अगर सेलर डिस्क्रिप्शन से मांगा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन से दिया जा रहा है, तो ये माना जाता है मर्केंटेबल क्वालिटी है। अगर मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं निकलती है तो किसका वो है, सेलर का ही है। लेकिन तब पहले केस क्या था, पहला तो था कि बायर को ही देखना पड़ता है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं बेचा जा रहा है तो फिर सेलर पे आ जाती है। सेल बाय सैंपल, वेयर द गुड्स आर बॉट बाय सैंपल, दिस रूल ऑफ केवे टेम्पटर डज नॉट अप्लाई। अगर सैंपल से खरीदा जा रहा है तो रूल ऑफ केवे टेम्पटर नहीं लगता, क्योंकि बायर सेलर को उसी सैंपल के ही गुड्स देने थे जिस जो सैंपल उसने दिखाया था। गुड बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, सेम रूल है जो ऊपर था, ज्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर। ट्रेड यूजेज, अगर ट्रेड यूजेज है कहीं पर, ट्रेड यूजेज मतलब ये होता है कि जैसे रेडीमेड गारमेंट होता है तो वहां पर ना एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि जो गारमेंट होगा वो रीजनेबली फिट होगा किस पर, बायर पे। तुम कपड़े खरीदते हो बने बनाए या सिलवाते हो? हाँ, आजकल सिलवाने का दौर तो खत्म ही हो गया ना लगभग, है ना। आजकल सिलवाते तो वही लोग हैं जो थोड़ा सा होते हैं परफेक्ट अच्छे से लोग हैं। नहीं नहीं, प्राइवेट वाले
जो कोट पैंट सिलवाते हैं वो सिलवाते ही हो, खरीदते नहीं हो प्रॉपरली ना। सुनो एक बात, तुम गए दुकान में विशाल मेगा मार्ट में और तुमने लिया अपने साइज का कपड़ा, ठीक है, यही है देखो रेडीमेड गारमेंट ट्रेड यूजेज। अब ट्रेड यूज तुमने बोला कि हम पर तो 28 नंबर की पैंट आती है और 28 नंबर की पैंट तुमने खरीदी। तुम गए किसके पास, टेलर के पास। टेलर को तुमने बोला थोड़ा नीचे से ऑल्टर कर दो और जरा इसकी कमर भी चेक कर लेना 28 है या नहीं है। टेलर ने कमर चेक करी, पता लगा 28 निकली नहीं, वो तो 29 निकली, 30 निकली। तो ट्रेड यूजेज क्या था कि जो पैंट 28 लगा के लोगों में बेची जा रही है उसका साइज होना कितना चाहिए, लेकिन 28 था। तो फिर क्या करें, बायर की गलती सेलर की गलती, सेलर की गलती। अगर सेलर ट्रेड यूजेज है, ट्रेड यूजेज है कि जो 28 नंबर, अच्छा एक चीज बताओ, तुम विशाल मेगा मार्ट में 28 नंबर की पैंट खरीदी, उसके बाद तुम गए वी मार्ट में, वहां भी 28 नंबर की खरीदी, और तुम उसके बाद आगे गए रेमंड्स में, वहां भी 28 की खरीदी, क्या तीनों का 28 सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, ट्रेड यूजेज है वो, है ना। अगर अलग अलग हो जाएगा तो फंस जाएंगे सारे सेलर, ठीक है। तो ये सेम, सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट और इज क्वालिटी ऑफ फ्रॉड, गिल्टी ऑफ फ्रॉड। सेलर ने तुम्हें बताया नहीं कि उसके गुड्स में क्या है, कोई कमी है या कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो डैमेज क्लेम होंगे, ठीक है। यहां पर ये वाला हिस्सा हो गया खत्म, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। हाँ, अब वो सिर्फ वो है तुम्हारा ना, रिवीजन, क्विक रिवीजन। वो लास्ट में ये बताया कि इसके अंदर क्या क्या होता है, आप टेस्ट करोगे नॉलेज को और ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हमारे पास रह गए इसके अंदर 2 चैप्टर, ठीक है जी। अ, तो यहां तक का पढ़ो, कल उस चैप्टर को पढ़ेंगे। कल एक काम करते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी आते हैं 8:45 पे, ठीक है, थोड़ा जल्दी आएंगे, प्रॉपर टाइम मिलेगा। कल मैं इसके साथ लगा रहा यार, ये